पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से मुनीर नियाज़ी का मुझे एक शेर याद आ रहा है जो गालबन इस तरह है। मुनीर इस शहर पे आसेब है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता। ये शेर हमने कई बार टैग टीवी के अपने शोज़ में इस्तेमाल किया और सिचुएशन वहाँ पे जूं की तूं है, यानी जो हरकत तो बहुत तेज़ तर है, सफ़र आहिस्ता, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं आनियाँ जानियाँ बहुत हैं। और इन्हीं आनी जानियाँ में हमने पिछले हफ्ते देखा कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, फिर जिस तरह उनको उसी कोर्ट ने रिहा किया जिस कोर्ट ने उनको 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया गया और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जब वो इन बिटवीन द वो जो गिरफ़्तारी के डेज़ हैं पेश हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया कि आइए, खुश आमदेद, आप कैसे हैं। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है अपनी जगह पे। अब इस हफ्ते के आगाज़ से ये हुआ कि पीडीएम का एक धरना हुआ जो गालबन एक ही रोज़ रहा, ख़त्म हो चुका है, और उस धरने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक अलर्ट जारी किया। फिर कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज, और उसमें भी उन्होंने जो तोड़ फोड़ और जो जलाव हुआ पीटीआई की तरफ से मुबैना तौर पर, उस पर भी उन्होंने मजम्मत का इजहार किया। ये सारी बातें आज हम थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ करेंगे। बैरिस्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, कैसे हैं आप? बस जनाब, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने देखा कि एक हफ़्ता तो ज़रा ज़्यादा ही हरकत तेज़ तर रही। जो मुनीर नियाज़ी का शेर है, वो हरकत तो रहती है, आनियाँ जानियाँ तो लगी रहती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मगर ये जो है सर, पिछले हफ्ते हमने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो दरारें हैं जो कई सालों से नज़र आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा वाज़े हुई। जिस तरह कोर कमांडर लाहौर का बिहेवियर रहा, उनका घर वो नजर आतिश हुआ। लेकिन आज ही कोर कमांडर ने फिर अपनी यूनिटी दिखाने की खातर एक इकट्ठ किया है, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो सर, इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे जो लड़ाई है, ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसके दरमियान और वो एलीट जो कि रूलिंग की लाइन में लगी है या उसकी उम्मीदवार है, उसके दरमियान एक लड़ाई है वाज़े किस्म की, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी अपनी सतह पे तकसीम है और ये डिपेंड करता है कि कौन शख्स किस लेवल पे है। तो वो उस हिसाब से अपनी पसंद की जो है वो लोगों को, हुआ वो पीडीएम में हों या तहरीक इंसाफ में हों, उनकी हमायत करते हैं। और इसका मुजाहरा अभी आपने देख लिया, जैसा कि आपने खुद फरमाया है कि बाज़ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं। अगर उनको उसी तरीके से रहने दिया जाए, मसलन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया कि जो डिसीजन किया वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उसमें ये नहीं कि कोई उन्होंने अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया, लेकिन साथ में जो उन्होंने रवैया डिस्प्ले किया, खुश आमदीद और नाइस टू सी यू वाला, ये अनबिकमिंग ऑफ ए जज एंड अनबिकमिंग ऑफ ए कोर्ट है। अब हम जितना क्रेडिट भी बंदयाल साहब को देने की कोशिश करें, अब खुद आके हम इसमें फंस जाते हैं कि इस बात का क्या जवाब दें कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं या आपको इतने बड़े सिक्के बंद किस्म के जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाले लोग हैं, तो फिर आपको पूरी बात जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद के अंदर ही रखनी चाहिए ना। अब एक आदमी अक्यूज्ड है, इट मे बी अनफेयरली अक्यूज्ड, मुमकिन है उस पर चार्जेस बिल्कुल झूठे हों, ये सारी चीज़ें तो कार्रवाई के बाद साबित होंगी। लेकिन आप पहले ही अगर उसको इस तरह की ग्रीटिंग दें और उसको कोर्ट में खुश आमदीद कहें और विश यू गुड लक कहें, तो देन वेयर इज रूल ऑफ लॉ, जिसका बुनियादी तकाजा जो होता है वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने मुल्क का हर शहरी बराबर होता है। और ये इवन उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ था जो खुद मार्शल लॉ ने बनाया था। ये मैं आपको मजे की बात बताऊं कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 5 और 6 में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है।
और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सबको बराबरी की ट्रीटमेंट देने के पाबंद हैं तमाम इदारे। ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था, जिसको खुद उन्होंने लात मार के एक तरफ कर दिया था। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं तो फिर ये ग्रीटिंग वाला पोर्शन जो है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जाहिर है आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये क्लियरली जो है आपकी झुकाव और आपकी हमदर्दी को डिस्प्ले करता है। हम मान लेते हैं कि जी अगर 2 मिनट के लिए कि इमरान खान बिल्कुल सही है, उसको गलत गिरफ्तार किया गया या उसको गलत अक्यूज किया गया, सब कुछ है, लेकिन जब आप एज ए जज उसको डिस्प्ले करते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन एज ए जज जब आप उसको डिस्प्ले करते हैं तो या आप जो है एज ए जज ये आपका प्रॉपर जो है वो एक्ट नहीं है, एज ए अदालत जो है आप जानबदारी का सबूत दे रहे हैं, और उसके बाद फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कर रहा हूँ। और ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह हो रहा है। इसी को ज़रा आप फ्लिप करके तो इमरान खान की बात ले लें। बाज़ लोग इमरान खान को तारीख का सबसे बड़ा इनकलाबी, सबसे बड़ा जो है वो बागी और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा चैलेंजर करार दे रहे हैं ना। तो उसकी बातें हम भी मानते हैं। मसलन जो उसने बाहर उस दिन निकल के जो तकरीर की, और उसने जिस तरह उनके वो जो वीडियो पे आंखों में आंखें डाल के, तो ISRP क्या नाम है उनका, जो उनको बताया कि जनाब लुक यू वर नॉट इवन बॉर्न व्हेन आई वाज रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक जो एक स्टेटमेंट है, और ये बहुत बड़ा एक खुला चैलेंज है पूरे एक इंस्टीट्यूशन के लिए। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर आप साथ में ये कहें कि नहीं जी ये फौज हमारी अपनी फौज है, इसके खिलाफ तो हमारा कोई मसला ही नहीं है, ये तो बहुत ज़बरदस्त, यानी इसमें जो उसूली लड़ाई है वो कोई है नहीं, मसला एक दो शख्सियात का है। और अगर फौज में कोई आदमी जो है वो बरसरे इक़्तिदार है या टॉप पे है, तो अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम उसको हटाएं, चूँकि वो हमारे मफादात के मुताबिक एक्ट करने के लिए तैयार नहीं, यानी हमें जो है हुक्मरान बनाने के लिए हमारी पुष्टपनाही करने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा उसका हटाना ठहर गया। उसके लिए ख्वाह हमें कहीं तक जाना पड़े। एग्जैक्टली द सेम थिंग विद द अदर गाइज। अब उन्होंने तय कर लिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है इसका जाना ठहर गया, इसलिए कि ये ज़ाहिर है हमारे उस पर चल नहीं रहा एजेंडे पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कौमी असम्बली में कानून बनाना है, जुडिशल काउंसिल में जाना है, जो करना है। तो ये खुली लड़ाई है, खुली लड़ाई है जो रूलिंग एलीट के दरमियान, और उसमें वो सब अपना हिस्सा लेने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। ना उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ना कोई उसूल परस्ती है, ना उसमें इवन के कोई अखलाकियात का जो बुनियादी तकाजे होते हैं ना वो है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट और लीडिंग एलीट है वो किस हद तक ज़हनी तौर पे दिवालिया हो चुकी है, और उनके सब्रपन का जो हालत है वो किस हद तक वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं कि उनको फिल फोर इक़्तिदार चाहिए, ख्वाह उसके लिए उनको बंदा एलिमिनेट करना पड़े, वो जस्टिफाइएबल है नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज उठा के फेंकना पड़े, कोई जो है आर्मी चीफ उठा के उधर फेंकना पड़े, तो ये है। लेकिन उसमें जो अवाम का रेफरेंस है वो कहीं प्रीवेल नहीं करता। अब ये दुरुस्त है कि इमरान खान एक पॉपुलर आदमी है, लेकिन कहाँ आपने देखा कि उसने उस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर यह क्लेम किया हो कि इक़्तिदार जो है वो मुझे दिया जाए। वो इस बुनियाद पे नहीं, घुमा फिरा के तो उनका आखिर में मंत्रा यही है कि ये जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी पुष्टपनाही क्यों नहीं कर रही, इनकी पुष्ट पे क्यों खड़ी है, ये चोर और डाकू हैं, और मैं चोर और डाकू नहीं हूँ। और जी रूल ऑफ लॉ के उस पर आप देख लें कि उनको जो है तशद्दुद हो, जेलों में जाएं, उनकी जो है बुनियादी इंसानी हकूक पायमाल हों, जो हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा हो तो गलत है। अब इस तरह की जो सोसाइटी जो शक्ल इख्तियार कर गई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक ज़हनी किस्म का जवाल है। पाकिस्तान ना सिर्फ जो है वो फाइनेंशियली तबाही और बर्बादी के दाने पे पहुंचा है, बल्कि इनएविटेबली
एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वो जो है अखलाकी जवाल और ज़हनी दिवालियापन के भी वर्ज पे या दाने पे जो है इस वक्त खड़ा नजर आता है। जी विशानी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान सिर्फ इकोनॉमिक बैंकरप्सी के दहाने पे ही नहीं, बल्कि इखलाकी बैंकरप्सी, मेंटल बैंकरप्सी के दहाने पे भी खड़ा है। पहले से ही ये मेंटल बैंकरप्सी जो है वो दहाइयों से चली आ रही थी और बढ़ते बढ़ते इसको बिल्कुल एट द ब्रिंक जिसको बोलते हैं वो ले आई है। आपने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर बंदयाल ने जिस तरह इमरान खान को ग्रीट किया, वो एक जज के शायान शान ही नहीं बल्कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और न सिर्फ ये, इस मौका पर जिस तरह वो इमरान खान के लिए रिमार्क्स दे रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल से, जब से वो इक़्तिदार से गए हैं, वो रिमार्क्स अपनी जगह पे इंतहाई अफसोसनाक हैं। और जिस तरह उनकी फैमिली के लोगों के ऑडियो आ रहे हैं जिसमें इमरान खान के साथ जो ज़ाती मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो अब इस मौका पर जिस तरह ग्रीट किया है वो साबित हो गया और उनका इस्तीफ़ा देना बनता है। मगर वो भी इस्तीफ़ा देने की बजाय ढिठाई से बैठे हुए हैं और उनको निकालने के लिए भी पार्लियामेंट भी एक रेजोल्यूशन पास कर चुकी है और धरना भी एक हो चुका है। और इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जब हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बने थे तो इसी शख्स ने हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ नहीं किया, हमें मोहलत तक नहीं मिली। और जब इमरान के ख़िलाफ़ को मुकदमे बनते हैं तो ये सदके वारी जाता है, वाली सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को जो गवर्नमेंट तब जब अपोजिशन थी उनके साथ जो हुआ और आज गवर्नमेंट की हैसियत में वो ये गिले कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, इस सूरत हाल को सर आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इसी सूरत हाल को तो हम हैरत और अफसोस से देखते हैं ना। बुनियादी बात ही यही है कि आपको अगर एक वक्त में एज ए अथॉरिटी आपके साथ या एज ए अपोजिशन आपके साथ एक मखसूस वक्त में एक मखसूस हालात में आपको मखसूस हालात का सामना करना पड़ा, तो जब आपके हाथ में वो इख्तियार आता है तो फिर आप जो है वो चीज़ों को डिफरेंटली हैंडल करने की आपसे तवक्को रखी जाती है। अब जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने की जो रैकेट कायम किया है, 131 मुकदमात, ये क्या तुकबंदी है? और ये एक ऐसे रजीम की तरफ से जो अपने आप को विक्टिम बना के पेश कर रहा है और वो इस चीज़ का बाकायदा दावेदार है, क्लेम कर रहा है कि जी हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और हमें अनफेयरली जो है वो जेलें काटनी पड़ी हैं, जुर्माने पे करने पड़े हैं, डिसग्रेस होके जो है इक़्तिदार से निकलना पड़ा है। वो एग्जैक्टली सेम प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेम तरीके से जो है वो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप ये देखें, एक तो ये टैक्टिस जो बुनियादी तौर पे फाशिस्ट टैक्टिस हैं और किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पे कोई सो कॉल्ड किस्म की डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो और अगर कोई रजीम अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम कर रहा हो तो किसी तरीके से भी ये जस्टिफाइएबल नहीं है। जिस तरीके से वहाँ आप पॉलिटिकल वर्कर्स को 16 MPO और 3 MPO और ये सारी जो है इन चीज़ों में अरेस्ट करके तो उनको जेलों में डाल रहे हैं, कोई तसव्वुर ही नहीं बनता है उसका। जिसका मतलब ये है कि इन्होंने हिस्ट्री से कोई चीज़ नहीं सीखी जनाब, और इनका वाहिद जो कहते हैं ना सेंटर ऑफ फोकस वो ये है कि हमने हर सूरत में इक़्तिदार जो है वो अपने हाथों में रखना है, इसके लिए हमें ख्वाह किसी हद तक जाना पड़े। इसी हवाले से आप जो है वो ह्यूमन राइट्स को देख लें कि किस बेदर्दी के साथ जो है वो ह्यूमन राइट्स को उन्होंने जो है वो डिसरिगार्ड किया है या उसकी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। जिस तरीके से जो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है या उनका बेल का इशू है, ये सारी चीज़ें सामने हैं। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी आप देखें कि दूसरी तरफ वाले जब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी पे तो उनके वहमो गुमान में भी ये बात आती हुई नज़र नहीं आती कि उनके अपने दौर में क्या गुजरी थी। यानी आपने कभी इमरान खान की जब बात करते हैं इन चीज़ों पे तो आप देखें वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनके दौर में जो है वहाँ पे तो दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी थी और दुनिया का सबसे ज़्यादा
बेहतरीन जो सिचुएशन ह्यूमन राइट्स वगैरह की थी, हालांकि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन उस वक्त भी चल रही थी। मीडिया के साथ इससे भी उस वक्त बदतरीन सलूक हुआ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इससे ज़्यादा जो है वो पाबंद किया गया, लोगों को पाबंद सलासल किया गया। और ये फाशिस्ट किस्म के टैक्टिसेस जो हैं वो बाकायदा एलानिया तौर पे इस्तेमाल किए गए। वहाँ पे महीना 2 महीने पहले टीवी पे बैठ के कहा जाता था कि फलां आदमी गया, और 2-3 महीने बाद नैब जाके उसको गर्दन से पकड़ती थी। यानी ये आपने बाकायदा बदमाशी और गुंडागर्दी जो है हुकूमत के नाम पे पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं पाकिस्तान की तारीख कह रहा हूँ, दुनिया के किसी मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि जहाँ पे हुकूमत बाकायदा गुंडागर्दी का रोल प्ले करना शुरू कर दे और एलानिया तौर पे लोगों को इस तरह विक्टिमाइज करे, जो कि उन्होंने फ्लिप करके तो बिल्कुल वही रोल जो है वो प्ले करना शुरू कर दिया। अब आप मुझे एक बात बता दें जिसका मैं इस वक्त की जो रूलिंग एलीट है उनको कोई नंबर दे सकूं कि चलें यार ये ह्यूमन राइट्स के काउंट पे फेल हो गए, डेमोक्रेसी के काउंट पे फेल हो गए, डिसेंसी के काउंट पे फेल हो गए, लेकिन इन्होंने ये काम कर दिया। कोई एक लेकिन के आगे मुझे बता दें, वो खुद बता दें या उनका कोई स्पोक पर्सन बता दे कि जी ये काम कम से कम उन्होंने कर लिया। तो अब इस चीज़ को अब सामने रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो टूथ एंड नेल कहते हैं ना लड़ाई, ये लड़ाई एक आखिरी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं। इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनको तय तौर पे ये यकीन है कि अब अगर इमरान खान आ गया तो हमारी ज़िंदगियां, हमारी जायदादें और हमारा जो है रहना इस मुल्क में इम्पॉसिबल हो जाएगा। लिहाजा हमने हर सूरत में इसको रोकना है। और उसकी वजह जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि उसके दुश्मन भी मानते हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा अगर इलेक्शन में धांधली नहीं होती या इस तरह के टैक्टिस इस्तेमाल नहीं किए जाते। दूसरी तरफ इमरान खान है जिसने जो है वो बाजार कसम खाई हुई है कि मैंने अपनी डेट, अपने पसंद और अपने जो है वो टाइम के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं और प्राइम मिनिस्टर बनना है। हुआ उसके लिए मुझे रास्ते में कितने लोगों को रगेद के या उनके कंधों से गुजर के या कितनी लाशों को से गुजर के वहाँ तक पहुँचना पड़े। तो इस हिसाब से जनाब ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती। डेमोक्रेसीज में इस तरह के कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते जहाँ पे कि आप मुखालिफ पार्टी को अपना जो है वो कोई कबायली दुश्मन समझते हैं और उनके ख़िलाफ़ आप ऐसे गन अगर आपने निकाली नहीं लिटरली, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गन से भी आगे आगे वाली सिचुएशन है। और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एस्टेब्लिशमेंट इतने बुरे तरीके से तकसीम है कि आप जो है वो देख सकते हैं कि तमाम इदारे और तमाम जो चीज़ें जिनको वहाँ पे एक पावरफुल और सैक्रेड समझा जाता था उनको भी इस तरीके से डिसग्रेस करके फेंक दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई एक नया मोड़ इख्तियार कर रही है जिसमें ये सिविल वार की शक्ल इख्तियार कर सकती है और हमारे सामने इसकी बेशुमार मसाले मौजूद हैं। और ये जो कुछ गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान हुआ है इससे ज़्यादा सिविल वार्स में भी नहीं होता। सिविल वार्स की क्या डेफिनेशन है? तो मैं समझता हूँ कि ये अब उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं अगर ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करते तो। जी बछाई साहब, आपने कहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम इदारे और सियासी जमातें एक दूसरे के साथ, ये हरगिज़ जमहूरियत का रवैया नहीं है। ये जैसे यूँ लड़ रहे हैं, आपने कहा कि टूथ एंड नेल वाला जो एक मुहावरा है। और मैंने पीछे मुनीर न्याज़ी का शेर पढ़ा था, मुझे गालिबन जलील अली साहब के 2 शेर हैं वो याद आ रहे हैं। एक दूसरे से बच के निकलना मुहाल था, एक दूसरे को रौंद के जाना पड़ा हमें, अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। वाह वाह क्या बात है। ठीक है ना। तो ये इनका रवैया है सभी स्टेक होल्डर्स का। और उस रवैये को अगर 4 चांद लगाए हैं तो जनाब इमरान खान और उनकी पार्टी ने लगाए हैं। क्योंकि हमने माजी में देखा बशानी साहब कि बहुत लड़ाइयाँ रहीं। 88 में ज़िया-उल-हक के मरने के बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, फिर हमने जरदारी से नवाज शरीफ को जो पावर की ट्रांसफ़र थी बड़े स्मूथ तरीके से
होते देखी, जो बड़ा खुशगवार एक अमल था। अगरचे आर्मी ने दोनों हुकूमतों यानी पीपल्स पार्टी की तब की हुकूमत फिर नवाज शरीफ की हुकूमत पे अपना अंगूठा जो है वो दबाए रखा, उन दोनों को सांस लेने नहीं दिया, मगर उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आर्मी के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने की बजाय एक बेहतर एक फ़ज़ा सियासी बनाई थी। मगर इमरान खान दोबारा उनको वापस उसी फ़ज़ा में धकेल के ले जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वही वाला मामला कि हम अब रौंद के ही जाएंगे एक दूसरे को। तो बशानी साहब फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की जो सूरत हाल है वो भी अब दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुकी है। अब इस्टेब्लिशमेंट बार बार एक चीज़ कह रही है, और इमरान खान के मुखालफिन भी, कि जी जो इमरान खान और उनके लोगों ने तोड़ फोड़ की, जलाओ किया, वो भारत यानी दुश्मन मुल्क कहते हैं और भारत का भी नाम लेते हैं, उससे भी बुरा किया। भारत ने तो कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, फिर भारत को क्यों बीच में कोट करते हैं? नहीं, वो भारत को तो इसलिए कोट करते हैं कि वो इस तरह का जो भी एलिमेंट वहाँ पॉलिटिक्स में जिसको आपने जो है वो दीवार से लगाना है या जिसके खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना है ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, तो उसके लिए तो पहला और आखिरी हरवाई उनके पास ये होता है कि जी इसमें भारत का हाथ है या भारत की फाइनेंसिंग है या भारत की कंस्पिरेसी है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है, ये मैं नहीं समझता कि इस मामले पे इसको फिट कर सकेंगे। जी सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कह रहे, मगर कह रहे हैं कि भारत ने भी हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया। तो भारत ने तो कभी नहीं किया इनके साथ, फिर ये हाँ, क्यों नहीं कंपेयर नहीं, करते हैं? ना वो जो कि जितना इन्होंने हमें बदनाम किया, यानी ये, जी 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 जी। जी जी, वो तो ये बिल्कुल ये एक बड़ा उनका एक शाहकार सेंटेंस बन गया है कि जितना नुकसान इन्होंने हमें पहुंचाया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी का रूप धार के जितना नुकसान हमें पहुंचाया इतना भारत ने भी नहीं पहुंचाया। तो वो डेफिनेटली एक हकीकत जो है वो तस्लीम करते हैं कि भारत ने असल में उनको कोई खास नुकसान ना पहुंचाया, ना भारत को उनको कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। भाई इस तरह के लोगों को कोई दूसरा मुल्क क्या नुकसान पहुंचा सकता है, आप जरा मुझे बताएं कि जहां पे आपने कलाड़े उठाए हुए हों और आप हर वक्त उस कलाड़े का रुख आपके अपने पाँव की तरफ हो और आप अपने पाँव काटने पे इंसिस्ट कर रहे हों राइट फ्रॉम 1947, हर मोड़ पे और हर क्रिटिकल टाइम जो आपको दरपेश आए उसमें आप यही हरकत कर रहे हो, तो उसमें भारत को कुछ करने की जरूरत क्या है? अब सवाल ये बिल्कुल सही उन्होंने उठाया कि इस वक्त ये ड्रामा जो इन्होंने किया और जिस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी एक जो इनस्टेबल किस्म की कंट्री है जो कि इकोनॉमिकली ऑलरेडी जो है ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, पॉलिटिकली जिसको दुनिया की सबसे ज़्यादा इनस्टेबल कंट्रीज में से ये सूडान के बाद गालिबन शुमार किया जा सकता है बिल्कुल आराम से, उसके अंदर आपने ये जो एक शुरू किया नया महाज और जिस शिद्दत के साथ शुरू किया, इसमें आप मुझे बताएं कि किसी मुल्क को आपके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझता हूँ कि ये दूसरे मुल्कों को अगर कुछ है भी खिलाफ पाकिस्तान के, तो उनको ये अब साफ नज़र आ रहा है कि हमें अब सिर्फ बैठ के रिलैक्स होके तो ये तमाशा देखना चाहिए कि इसका ड्राप सीन जो है वो कहाँ पे होता है। और बुनियादी तौर पे इसका ड्राप सीन मैं आपको बता दूं कि ये होगा नहीं। ड्राप सीन से मुराद ये हो, अगर हम लें कि इसका कोई ऐसा मोड़ जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी या कोई आउटपुट आए, तो वो मुझे इसलिए नज़र नहीं आता कि ये जितनी कुफ्तें लड़ रही हैं आपस में, पहली बात ये है कि ये सारे स्टेक होल्डर हैं सिस्टम के अंदर और सिस्टम से इन्होंने अपना अपना हिस्सा वसूल किया हुआ है, जिसमें से कि सिर्फ एक कुव्वत जो कि 2 महीने पहले तक भी उसका हिस्सा थी, उसको जो है अपनी गलती की वजह से वो बाहर हो गई। मसलन आप ये देखेंगे आज से 2 महीने पहले यानी पंजाब और पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने से पहले पाकिस्तान का नक्शा ये था कि हर स्टेक होल्डर जो है वो उसका पाकिस्तान में अपना स्टेक महफूज था। पीडीएम वाले जो हैं वो मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार थे, उसका एक कंपोनेंट जो है वो सिंध में हुक्मरान था, एक कंपोनेंट के पास जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो ओहदे थे, दूसरी तरफ जो है इन लोगों के पास पंजाब में और पख्तूनख्वा में, किसी के पास जो है वो बलूचिस्तान में। तो इस तरह ये यानी आप यूँ समझ लें कि 12 पार्टियां पीडीएम के अंदर
और एक तहरीक इंसाफ, 13 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान के इक़्तिदार में हिस्सेदार थी। और ये सिलसिला गुज़श्ता 15 साल से चल रहा है, जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एक दूसरे को चैलेंजेस दे रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं और एक दूसरे को नेस्तो नाबूद करने की बात कर रहे हैं, इनकी गुज़श्ता 15 साल की हिस्ट्री तो देखें आप कि ये किस तरीके से पाकिस्तान का इक़्तिदार किसी न किसी शक्ल में शेयर कर रहे हैं। कोई सेनेट में बैठ के कर रहा है, कोई कौमी असम्बली की किसी सीट पे कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी के हवाले से रूट से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई फॉरेन सर्विस में गया हुआ है एम्बेसडर और ये चीज़ें। तो ये कैफियत है कि ये सब स्टेक होल्डर हैं और ये इक़्तिदार की जंग में हैं और इनके पास प्रोग्राम कोई नहीं है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि अवाम को प्रोग्राम चाहिए, चूँकि अवाम इस वक्त आप ये कैफियत देखें कि उनकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है कि वो इमरान खान के लिए जो है फ़ौज पे हमला करने के लिए, मरने मारने के लिए और फॉर एवर जेल में जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के जो एक नाकाबिले यकीन किस्म के तूफान में जो घिर चुके हैं, उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? इसको अगर आप गौर करें तो क्या उनको कहीं नज़र आ रहा है कि कहीं वाकया ही जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मजहबी नाम नहाद किस्म के प्रीचर हैं, उन्होंने उनको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो इस तरह की चीज़ों पे यकीन करने वाले हैं। अदरवाइज़ ये आखिर क्या बात है कि वो एक तरफ तो इस हद तक शिद्दत पसंदी पे उतर के आ सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को एक दिन के लिए जो है वो महफूज करके रख सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो उनके रियल मसाइल हैं, जो रियल प्रॉब्लम है, उसमें जो है वो इवन उफ तक करने के लिए तैयार नहीं है। ये है अवाम की हालत। और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिशियन की ये हालत है कि 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं और उसमें एक लफ्ज़ ऐसा नहीं होता जिसमें कि वो कहें कि हमारे पास ये प्लान है कि हम इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालेंगे, या हमारे पास ये प्लान है कि हम इस मुल्क में महंगाई को, बेरोज़गारी को, ये भूख को, नंग को, तबाहकारी को कैसे कंट्रोल करेंगे, या हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसमें हम अपना डिफेंस बजट काट के तो हम अपनी तालीम और सेहत पे पैसे खर्च करेंगे, या हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम आवाम को जो है इस हालत से निकाल के तो खुशहाली पे डालेंगे। नॉट ए सिंगल वर्ड, नॉट ए सिंगल सेंटेंस। इवन दो के जो उनके दानश्वर हैं जो जाके इधर यूनिवर्सिटियों में तकरीर करते हैं, वो पूरी कहानी सुनाएंगे आपको 1947 से लेके, वो जी इस मुल्क में बहुत बड़ी जो है वो तबकाती तकसीम है, वो जी दौलत पे जो है वो 1% लोगों का कब्जा है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो 1% लोग आपस में तकसीम करते हैं। ये मुल्क चल ही नहीं सकता जी जिस मुल्क में ये हालत हो जाए कि आम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और आखिर में ये नहीं कहते कि इसका हल क्या है। ये सारा मातम करके, जिसको आप सीनों को भी कहते हैं, तो उसके बाद आपको हल बताते वक्त वो जो है कोई ऐसी एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे कि भाई इसका आखिर सोल्यूशन क्या है, कि क्या हम जो है वो मरात याफ्ता तबकात की मरात कम करके तो जो लेस फॉर्चुनेट, कम मरात याफ्ता तबकात हैं उनको दलदल से निकालें, क्या हम जो है वो अमीर तबकात पे टैक्स लगाएं, या क्या हम इस मुल्क में कोई बुनियादी तब्दीली जिसको हम इनकलाब कहते हैं के ज़रिए निज़ाम की जो है वो असर नो तकसीम, असर नो तामीर करें, जिसमें सब के लिए लेवल प्लेइंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। इस तरह की कोई चीज़ आपको इनमें से किसी की स्पीच में, किसी के ऐलान में, किसी के मंशूर में नज़र नहीं आएगी। जिसका दूसरा मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं हालात कंट्रोल हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। ये मायूसी की बात नहीं है या मायूसी फैलाने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत का एतराफ़ है कि पाकिस्तान जो है वो दलदल में पहुंच चुका है और उस दलदल से ये लोग उसको नहीं निकाल सकते, ख्वाह ये जो मर्जी कर लें। चूँकि जो इक़्तिदार से सिर्फ 1 इंच दूर हैं, जिनको नेक्स्ट वीक भी इक़्तिदार मिल सकता है, उनके पास भी कहने के लिए एक सेंटेंस नहीं है कि हम आखिर करेंगे क्या भाई। असल प्रॉब्लम ये है। जी बशाइन साहब, आखिर में
इस पे ज़रा ये जो सलूशन की बात है थोड़ी सी रोशनी और डालिए। इमरान खान और उनकी जमात ये कहती है कि हम अब आर्मी की जो सुप्रेमेसी है उसको कम करेंगे। अगरचे ये खुल के नहीं कहते, लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके बड़े बड़े प्रीचर और व्लॉगर्स हैं, वो ये बातें कह रहे हैं और कई महीनों से कह रहे हैं। और हमने देखा पिछले हफ्ते जो इन्होंने तोड़ फोड़ की, उसके बाद इमरान खान ने तो कमरा अदालत में ज़मानत मिलने के बाद ये तक कहा कि अगर मुझे पकड़ा गया दोबारा तो अवाम वैसा ही अशर कर देंगे। लेकिन अब वो और उनके लोग वजाहतें करते फिर रहे हैं कि जनाब बात ये कि हमने तो ये किया ही नहीं, ये खुद चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लोगों ने करवाया, ये जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस जला और जो तोड़ फोड़ हुई। और दूसरी तरफ उनके ये दावे हैं कि हम आर्मी को उनकी प्लेस पे रखेंगे, बैरकों के अंदर करेंगे, ये वो इनडायरेक्ट बातें करते हैं। तो ये बातें जो हैं दोनों कैसे रिकंसाइल हो सकती हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो इनमें से ही किसी एक बात से निकलना है। नहीं, ये रिकंसाइल हो ही नहीं सकती जी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आर्मी के खिलाफ उनके पास कोई ऐसी आर्गुमेंट नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि हम आर्मी की सुप्रीमेसी ख़त्म कर देंगे, तो उससे मुराद इक़्तिदार के फैसले करने की सुप्रीमेसी है। उससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि आर्मी का जो गिरफ्त है सोसाइटी पे और मुल्क पे और वसाइल पे, ये उसको चैलेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, उनके किसी ब्लॉगर का मुझे बता दें कि जिसने कभी ये डिस्कस किया हो कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है उसका टोटल बजट कितना है और क्या वो बजट जस्टिफाइबल है या नहीं, चूंकि उसका ताल्लुक फिर जाके बनता है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। आपके एक्सटर्नल अफेयर्स भी आपकी ओपिनियन एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान मिलिट्री की है। आप जो है भारत के इतने ही दुश्मन हैं, अफगानिस्तान के इतने ही दुश्मन हैं जितने आपके जो है मिलिट्री में बैठे हुए वार मोंगर्स और जंगबाज किस्म की कुफ्तें। तो इसलिए इनका कोई ब्लॉगर, कोई दानश्वर ये बात नहीं करेगा कि हम इस चीज़ को टच करेंगे। वो सुप्रीमेसी को जब कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आर्मी जब ये डिसीजन कर रही हो कि इस मुल्क का नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन है, कौन होना चाहिए, तो वो डिसीजन हमारे हक में होना चाहिए। वो अगर उन लोगों के हक में है तो फिर वो आदमी जो डिसीजन कर रहा है वो हमारा दुश्मन है और उसको हटाना हमारे लिए ज़रूरी है। ये नटशल में है, लेकिन असल मसला ये है नहीं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में जब तक आप ये नहीं तय करते कि जो कोई वसाइल भी आपके पास हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, उनको जब तक हम आज़ाद नहीं कर लेते, जिसका मतलब ये है कि उनको हम अवाम पे खर्च करने का तैयार नहीं कर लेते, फैसला नहीं कर लेते। और सुप्रीमेसी से मुराद ये है कि जिन जिन कुव्वतों का, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की जितनी भी उसमें सिर्फ मिलिट्री नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक कंपोनेंट है। उसके बाद दूसरा बड़ा कंपोनेंट आपका सिविल ब्यूरोक्रेसी है। उनका आप जो है लाइफस्टाइल देख रहे हैं और उनका जो चंक है। पाकिस्तान में पैसे दो ही चीज़ों पे तो खर्च होते हैं। एक तो आप डिफेंस की मद में जो है 35 से 40% जो है वो बजट ले जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उस पर कितना परसेंट ले जाते हैं? इतना ही 40-50 तो उसमें ले जाते हैं। तो आपका बाकी बचता है 10%, जिसको आप बड़े आराम से तकसीम करते हैं कि इतना हम सेहत को दे रहे हैं, इतनी पेनीज जो है हम तालीम को दे रहे हैं, इतनी पेनीज सोशल वेलफेयर को दे रहे हैं। तो अब बात क्या करते हैं? पाकिस्तान में तो इशू ही यही है कि क्या आपने एक जंगबाज सिक्योरिटी रियासत के तौर पे ज़िंदा रहना है और अपने अवाम को फाकू मारना है, या आपने एक जो है ऑनरेबल वेलफेयर के स्टेट पे जो तौर पे उभरना है और अपने अवाम को गुर्बत और बेरोज़गारी से निकालना है। और मुफ्त की जो बंदूकें आपने तानी हुई हैं, कभी इंडिया के ख़िलाफ़, कभी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, कभी ईरान के ख़िलाफ़, उन पे पैसे खर्च करना बंद करना है। ये है बेसिक क्वेश्चन। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ब्लॉगर है जिसने इस क्वेश्चन पे बात की है? वो तो बात ये करते हैं कि आर्मी हमारे साथ क्यों नहीं है। अगर वो उनके साथ है तो उनका बजट भी जस्टिफाइएबल है, उनकी तमाम हरकत व सकनात भी ठीक हैं, ब्यूरोक्रेसी और जजेस अगर उनके साथ हैं तो उनकी 18-18 लाख तनख्वाहें और नवाबों वाले और बादशाहों वाला लाइफस्टाइल भी उनके लिए काबिल कबूल है। यही तो प्रॉब्लम है। जी बशानी साहब, आपने बिल्कुल सही तजिया किया कि बदकिस्मती से एक जंगबाज सिक्योरिटी
वाला माइंडसेट है, और मैं कहूँगा कि एक रंगबाज सोसाइटी वाला माइंडसेट है। और इसी बात के साथ आज का तजिया आपके साथ हम इख्तिताम पजीर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर खुल के बात करने के हवाले से। आपका शुक्रिया ना, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की थर्ड ओपिनियन में, और यही सूरत हाल है जिसका हम कनाडा में बैठ के भी पाकिस्तान के हवाले से तजिया कर रहे हैं, और इससे बेहतर तजिया करने की पोजीशन में भी नहीं है। हमारी बातचीत देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.